हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सिविल बडी में। मैं हूं अमित सिंह भदौरिया। जैसा कि आपको पता है, हम डिस्कस कर रहे हैं 5000 एमसीक्यूज़ की सीरीज़, और इस सीरीज़ में हम आ गए हैं पार्ट नंबर 3 पर। मतलब कि लेक्चर की बात नहीं कर रहा हूँ, वनस्पति जो हमारा टॉपिक है इसका ये थर्ड पार्ट है। गुड इवनिंग एवरीवन, नमस्कार। तो चलिए पार्ट 3 जो है हमारा, उसे हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, और अब हम आगे चलते हैं कहाँ पर, अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जिसमें मैंने कहा था प्रमुख घास के बारे में बात करेंगे। प्रमुख घास जो है, कौन सी घास कहाँ पर मिलती है। अच्छा, एक चीज़ बताना कमेंट करके, नेक्स्ट टाइम जो वीडियो बनना चाहिए ना, जैसे टाइमिंग, अगर आपको लगता है कि वीडियो की टाइमिंग क्या है, थोड़ी चेंज करनी चाहिए। टाइमिंग का मतलब मैं लेंथ की बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वीडियो का टाइम चेंज कर दें। जैसे कि अभी मैं वीडियो जो बना रहा हूँ वो 20 से 30 मिनट के बीच के मैं बना रहा हूँ। आपको अगर लगता है कि नहीं सर, वीडियो जो है वो 1 आवर का बनना ही चाहिए, तो आप मुझे बता देना। 1 आवर के वीडियो बनाने हैं तो अभी मेरा विचार चल रहा है छोटे छोटे वीडियो बनाए जाएँ, जिससे कि पढ़ने में थोड़ी आसानी रहे। तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, बाकी के सभी लोग, कि कितने कितने लेंथ की वीडियो बननी चाहिए। जो भी लोग बाद में देखेंगे तो वो बाद में कमेंट कर देना, जो अभी देख रहे हो अभी कर देना। चलिए देखिए, अगर हम घास की बात करें कि कहाँ राजस्थान में कहाँ कौन सी घास पाई जाती है, तो एग्जाम में क्या क्वेश्चन वगैरह पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि आपको याद रहना चाहिए, अगर मैं बात करूँ जैसलमेर का जो एरिया होता है, जैसलमेर का एरिया, उस जैसलमेर के एरिया में कौन कौन सी घास मिलती है, तो यहाँ पर घास मिलती है सेवण घास। कौन सी घास? सेवण घास। ये सेवण घास जो है, इसके रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इससे क्या है, गोडावण जो पक्षी है, गोडावण पक्षी की शरण स्थली कहा जाता है। गोडावण जो पक्षी होता है उसकी शरण स्थली कहा जाता है। और अगर कोई वैज्ञानिक पूछ ले कि वैज्ञानिक नाम क्या है, तो ललित यूकस नाम इसका नाम है। लसी यूकस, लसी यूकस सीडिकुस। ठीक है ना, लसी यूकस और सीडिकुस। और अगर इसी को, अगर मैं बात करूँ सेवन घास को, और क्या बोल सकते हैं, तो लीना घास भी बोलते हैं, लीलोण, लीलोण भी इसको बोला जाता है। लेकिन एग्जाम में क्या है, कई बार ये पूछा जाता है कि जैसलमेर के रिगार्डिंग ये पूछा जाता है कि लाठी सीरीज कहाँ पर है, तो आपको बोलना जाए कि लाठी सीरीज कहाँ, तो लाठी सीरीज भी कहाँ है, जैसलमेर में ही है। या फिर आपसे बोला जाए जलपट्टी कहाँ पर स्थित है, तो जलपट्टी भी यही है। और इसी को क्या कहा जाता है कि गोडावण पक्षी की शरणस्थली कहा जाता है। एक्चुअल में क्या होता है कि ऐसे एक जगह है, जगह एक लंबी सी एक है ना, और उस जगह पर क्या है, वहाँ पर क्या है कि वहाँ पर ये घास मिलती है, सेवण घास। जो जगह है ना, जगह, उस जगह को कहा जाता है लाठी सीरीज। ठीक है ना, वो सीरीज है, उस जगह को लाठी सीरीज कहा जाता है। और यहीं पर गोडावण पक्षी पाया जाता है, तो इसको शरण स्थली भी कहते हैं। ठीक है, तो ये इसके इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं, इनके बारे में आप याद रखना। ठीक है, तो अगर आपसे कुछ सर्वाधिक जो आपके सेवण घास है वो कहाँ है, जैसलमेर में है। ठीक है ना, कहाँ, लाठी सीरीज। चलिए दूसरा आता है, फिर बीकानेर की तरफ चलते हैं कि बीकानेर में, ये जैसलमेर का मैंने बता दिया, अब बीकानेर की बात करते हैं। तो बीकानेर में क्या होता है, बीकानेर में ध्यान रखना, एक बुर घास है। कौन सी घास है? बुर। ध्यान रखना, बुर। ये स्पेशल घास की बात क्या है कि इसमें सुगंधित घास है, मतलब इसमें से खुशबू आती है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि सुगंधित घास जो है जिसका नाम बुर है, कहाँ पाई जाती है, तो बीकानेर में। फिर चलते हैं चूरू की तरफ। जो चूरू है, चूरू में क्या है, एक घास मिलती है, ध्यान रखना, इसका नाम है मोचिया। मोचिया घास कहा जाता है। और अगर कोई पूछे जगह कौन सी कहाँ मिलती है, तो ताल छापर जो अभ्यारण्य है ना, उस ताल छापर अभ्यारण्य मिलती है। अच्छा, एक ध्यान रखना, आपसे एग्जाम में ये भी पूछ लेते हैं कि ताल छापर अभ्यारण्य कहाँ पर है, क्या है ये, कहाँ पर है, ये पूछ लेते हैं। तो कहाँ पर है? चूरू। चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं, अब चलते हैं भरतपुर की तरफ। तो भरतपुर हो गया, टोंक हो गया, सवाई माधोपुर हो गया। तो ये जो जिले हैं, यहाँ पर क्या होता है, एक स्पेशल घास मिलती है जिसका नाम है खस। खस नाम की घास मिलती है। घास की बहुत स्पेशल बात है, क्या स्पेशल बात है, इससे एक तो सुगंधित घास कहते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें से खुशबू आती है। दूसरा, इससे क्या बनाया जाता है, इत्र वगैरह बनाया जाता है, शरबत वगैरह बनाया जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि इत्र व शरबत बनाने के लिए कौन सी घास काम में लेते हैं, तो कौन सी लेते हैं? खस घास काम में ली जाती है। कहाँ कहाँ मिलती है? भरतपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, इन जिलों में मिलती है। अब चलते थोड़ा सा नीचे की तरफ, तो यहाँ आता है आपका बांसवाड़ा। अब बांसवाड़ा में चलते हैं, तो बांसवाड़ा में क्या है, अगर आपसे पूछ ले कि बांसवाड़ा जो है, बांसवाड़ा में क्या मिलता है, तो बांसवाड़ा में सर्वाधिक लंबी घास जो है पाई जाती है बांसवाड़ा में। ठीक है, और इसे आदिवासियों को सोना भी कहते हैं। अब आप पूछोगे सर आपने घास का नाम तो लिया ही नहीं, अरे नाम ही इसका बांस है, तो क्या मिलता है? बांस मिलता है, बांस। राजस्थान के बांसवाड़ा में सबसे ज़्यादा क्या मिलता है? बांस मिलता है, नाम ही है बांसवाड़ा। तो ऐसा बाड़ा जहाँ बांस मिलता हो। ठीक है ना, तो ये बांसवाड़ा में बांस मिलती है। बांस क्या है? सर्वाधिक लंबी घास। आपको ये पहले पता था क्या कि बांस भी क्या है? घास ही है। बांस क्या है? घास का प्रकार है, और ये सबसे लंबी घास है। और इसे आदिवासियों का सोना भी कहते हैं, आदिवासी इसे सोना बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। और इसको ध्यान रखना, 2017 से घास का दर्जा मिला है।
मतलब अगर आपसे कोई पूछ ले कि कब इसे ये बोला गया कि घास है, कब पता चला या कब इसको दर्जा मिला, तो 2017 में इसको दर्जा मिला था कि ये घास है, ठीक है ना। 2017 के बाद हम बोलने लगे घास है, ठीक है। इसके अलावा देखो, आपसे कई बार क्या होता है, एग्जाम में पूछा जाता है कि जो गोंद होता है, गोंद, इस गोंद का उत्पादन कहाँ होता है। तो गोंद का सर्वाधिक उत्पादन होता है चौहटन में। कहाँ होता है? चौहटन में। ये चौहटन कहाँ है? चौहटन क्षेत्र है कहाँ? चौहटन क्षेत्र बाड़मेर। तो ध्यान रखना, आपसे अगर पूछा जाए गोंद, कि गोंद का उत्पादन कहाँ होता है, तो गोंद का उत्पादन होता है चौहटन में। कहाँ? चौहटन, चौहटन क्षेत्र। और ये चौहटन क्षेत्र कहाँ पर है? ये चौहटन क्षेत्र बाड़मेर में। कहाँ है भैया? बाड़मेर में है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं इनके अलावा, एक घास और होती है धामण घास। धामण घास किसको खिलाई पिलाई जाती है? ध्यान रखना, धामण घास जो है दुधारू जो पशु होते हैं, दुधारू पशु, उनको खिलाई जाती है धामण घास। दुधारू पशुओं को, दुधारू मतलब जो दूध देते हैं। एक होती है झेड़ना घास, एक होती है भरुट घास। तो ये भी अलग अलग प्रकार है घास के। तो आपसे एग्जाम में है ना, ऐसे बोलेगा कि निम्न में से कौन सा घास का प्रकार नहीं है या है, तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो घास के नाम पता होने चाहिए कौन कौन सी घास है। चलिए, एक आप ध्यान रखना, सागवान से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सागवान ध्यान रखना, सर्वाधिक सागवान मिलते हैं बांसवाड़ा में। कहाँ मिलते हैं? बांसवाड़ा में। और अगर आपसे पूछ ले मेनली कौन सी जगह, एक जगह बता दो जहाँ ये ज़्यादा मिलते हैं। जगह पूछे, जिला नहीं, जगह पूछे। जिला तो बांसवाड़ा है, अगर जिला ना पूछे जगह पूछे तो क्या है? सीता माता अभ्यारण्य है। ये इंपॉर्टेंट है, सीता माता अभ्यारण्य। अगर किसी को पता है तो सीता माता अभ्यारण्य के बारे में एक दो पॉइंट अगर किसी को पता है तो कमेंट करके बताना। सॉरी। चलो, आगे बात करते हैं वृक्षारोपण कार्यक्रम की। जैसा मैंने कहा था अलग अलग कार्यक्रम से, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो वृक्षारोपण कार्यक्रम की बात करते हैं कि कब कब कौन कौन से वृक्षारोपण कार्यक्रम क्या है सरकार ने लागू किए थे, ठीक है। चलो, पहला तो जो था वृक्षारोपण कार्यक्रम जो हम पढ़ने वाले हैं वो है राज्य वन की क्रियान्वयन योजना। राज्य के द्वारा ये शुरू की गई थी 1996 में, 96 में, और 2016 तक ही चली। तो लगभग 20 वर्ष की ये योजना रही। इसके अलावा एक दूसरी योजना चली थी जिसका नाम था मरुस्थल वृक्षारोपण कार्यक्रम। यानी मरुस्थल जो लिखा हुआ है, वृक्षारोपण लिखा हुआ है, कार्यक्रम लिखा हुआ है, यानी कि ये मरुस्थल के लिए थी। मरुस्थल में कैसे आप वृक्षारोपण करेंगे उसके लिए थी। तो इसकी शुरुआत हुई थी 1978 में, 1978 में। इसमें लगभग 10 जिलों को कवर किया था। और जो भागीदारी थी केंद्र और राज्य की वो थी 75% और 25%। मतलब मेनली क्या था कि लगभग लगभग चौथाई, जो चौथाई हिस्सा है ना, चौथाई 1/4 हिस्सा वही दे रहा था राज्य, बाकी का 3/4 हिस्सा कौन दे रहा था? केंद्र दे रही थी इसमें। नेक्स्ट, फिर है आपकी अरावली। जो अरावली वृक्षारोपण जो कार्यक्रम है, अरावली वृक्षारोपण कार्यक्रम 1992 में शुरू हुआ था। और ये किसके सहयोग से हुआ था? जापान के सहयोग से। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। देखो, राजस्थान जीके में एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, जब कहीं पर भी विदेश का जिक्र होगा, विदेश मतलब दूसरे देश ने सहायता की, ऐसा कहीं अगर हो रहा है तो वो आप याद रखना, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है। आपसे पूछ लेंगे कि किस वृक्षारोपण कार्यक्रम में जापान ने सहायता की थी। तो अरावली वृक्षारोपण कार्यक्रम में सहायता की थी 1992 में। एक है फिर आपका राजस्थान वन की एवं जैव विविधता परियोजना। ये क्या है? इसके बारे में जानना। ये भी जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन की जो एजेंसी है, उस एजेंसी की सहायता से हुआ था, उसके सहयोग से हुआ था, जिसको हम बोलते हैं JICA, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी। कब हुआ? ये हुआ 2003 में। ये भी 2003 में। तो जापान ने इसमें सहायता की थी। क्या उद्देश्य थे इसके? उद्देश्य के बारे में अगर पूछे तो इसका उद्देश्य ये था, वन की एवं जैव विविधता को बढ़ाना। वन की मतलब फॉरेस्ट वगैरह जो है, इन फॉरेस्ट वगैरह को बढ़ाना, और जैव विविधताएं होनी चाहिए, अलग अलग डाइवर्सिटी अपने पास जो स्पीसीज़ हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज़ हों, अलग अलग जाति के हमारे पास चीज़ें हों यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा गरीबी उन्मूलन की जैसे बात की गई थी यहाँ पर, कि गरीबी उन्मूलन के बारे में बात करेंगे, भू जल संरक्षण के बारे में बात करेंगे, कि आप कैसे अपने अर्थ में जो अपनी ज़मीन है उसमें, ज़मीन में कैसे पानी को आप एकत्रित कर सकते हो, इकट्ठा कर सकते हो, कैसे संरक्षित करोगे आप। तो वाटर कंजर्वेशन की यहाँ पर बात की गई थी। फिर क्या हुआ था, इसको एक बार में लॉन्च नहीं किया गया था, इसके अलग अलग चरण हुए थे। तो पहला जो चरण इन्होंने चलाया था, पहला चरण, फर्स्ट फेज जिसको बोला गया, चरण को इन्होंने फेज बोला था। तो फर्स्ट फेज और सेकंड फेज, दो फेज में कार्यक्रम हुआ था। पहला फेज जो चला था वो चला तो 2003 से 2010 के आसपास, ठीक है ना। मतलब लगभग लगभग 7 साल तक ये चला था। और लगभग लगभग इन्होंने 18 जिलों को इसमें कवर कर लिया था, ठीक है। तो ये करना क्या चाह रहे थे, ये बेसिकली इनका काम ये था, ये चाह रहे थे कि यार कैसे न कैसे करके राजस्थान में क्या है कि थोड़े बहुत जंगल वगैरह को है ना हम डेवलप कर पाएँ, है ना। उसके अलावा गरीबी उन्मूलन इस पर काम करें। इसके अलावा मतलब गरीबी बहुत ज़्यादा थी, आपको पता है ऑलरेडी। इसके अलावा पानी की भी एक समस्या थी बहुत लोगों को, पानी, तो इस पानी को भी क्या कर रहे थे ये, सोच रहे थे कि पानी की समस्या को भी थोड़ा सा क्या दूर करते हैं। फिर क्या हुआ, फिर दूसरा फेज आया 2011 से लेकर 2019 के बीच में, ठीक है ना, 2011 से लेकर 19 के बीच में।
लगभग ये 19 तक चला, ठीक है ना। तो अब ये क्या हुआ कि ये जैसे ही चला 8 वर्षीय था लगभग, ये 8 वर्षों तक चला, कितने 8 वर्ष, है ना। अब ये क्या है इसने लगभग 15 जिले इसने कवर कर लिए, जिसके अंदर खास बात ये थी कि जिसके अंदर 5 तो मरु जिले थे। मरु जिले का मतलब क्या है, 10 जिले ऐसे थे जो मरुस्थल के अंदर आते थे, मरुस्थल के हिस्से में आते थे, 10 जिले ऐसे थे, और 5 थे गैर मरु, जहाँ पर मरुस्थल नहीं था। अगर पूछे गैर मरु कौन कौन से, तो जयपुर था, सिरोही था, बांसवाड़ा था, डूंगरपुर था और भीलवाड़ा था। तो ये 5 ऐसे जिले थे जो मरुस्थल में शामिल नहीं थे, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट योजना थी आपकी हरित राजस्थान योजना, जो 2009 में लागू हुई थी, ये आई थी 2009 में। ये एक पंचवर्षीय योजना थी, पहली बात इंपॉर्टेंट है, ये एक पंचवर्षीय योजना थी जो 2009 से लेकर 2014 तक चली, 5 वर्षों तक चली। ये इसमें करना क्या था, इसका मेन उद्देश्य ये था कि वृक्षारोपण करेंगे हम, वृक्षारोपण कार्यक्रम था, ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाओ, है ना, प्लांटेशन का मेनली इसका काम था। नेक्स्ट बात करते हैं, एक आई थी योजना वन धन योजना, जैसे अभी चल रही है जन धन योजना, मोदी जी, है ना, वाह मोदी जी वाह। तो मोदी जी ने क्या है जन धन योजना की शुरुआत की, जैसे ये चल रही थी पहले वन धन योजना। मोदी जी की ज़्यादा बात नहीं कर सकते, मोदी जी के ऐसे है ही नहीं जिनके बारे में ज़्यादा बात की जाए, है ना। बेरोजगारी की जो समस्या है इतनी चरम सीमा पर पहुंच गई है, उसका जो पूरा श्रेय जाता है वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को ही जाता है, और किसी को नहीं, केंद्र सरकार को मैं तो जिम्मेदार मानता हूँ। आप अगर मेन सीट पे बैठे हो, गद्दी पे बैठे हो, और बेरोजगार जो है आपका देश का युवा आपके जो दरवाजा है उस पर दस्तक दे रहा है, बार बार इतना बड़ा कैंपेन चला रहा है, हैशटैग स्पीक अप फॉर एसएससी, रेलवे स्टूडेंट्स बेरोजगारी के लिए चला रहा है, बेरोजगार जो स्टूडेंट्स हैं वो इतना मुहिम चला रहे हैं, और आप तक ये बात पहुंच रही है फिर भी आपको रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, कितनी शर्म की बात है। क्या बोला अब इनके बारे में, लेकिन जितने भी मैं आपसे एक रिक्वेस्ट सभी से ये है कि जितने भी अपने अपने लेवल पे आप सपोर्ट कर सकते हो इस डिजिटल कैंपेन को, आप करते रहो। कहीं पर अगर मौका मिलता है तो आप हैशटैग वगैरह का या कमेंट वगैरह का ऑप्शन जो है करते रहिए, और केंद्र सरकार से रिलेटेड कोई भी वीडियो कुछ भी मिलता है उसको डिसलाइक कीजिए, मैं सीधा बोलता हूँ, डिसलाइक करो आप। तो देखो वन धन योजना जो है वो आपको 12 अगस्त 2015 को आई थी। इसमें क्या था, वन क्षेत्र के निकट रहने वाले जितने भी लोग थे ना, उन लोगों के लिए आई थी बेसिकली। उनमें यह था कि जो आसपास के लोग हैं उनके विकास के लिए और वनों की निर्भरता को कम करके उनको रोजगार उपलब्ध कराने के हिसाब से वहाँ पर ये स्टार्ट किया गया था, ठीक है ना। और साथ ही साथ में वन्य जीव जो थे, वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए यहाँ शुरुआत हुई थी। मतलब मोटे तौर पर आप ये कह सकते हो कि मान लो जो जंगल में रह रहे हैं या जंगल के आसपास रह रहे हैं, उन लोगों के लिए उन लोगों को रोजगार देने की बात की गई थी। बस बात ही की जाती है ना, दिया नहीं जाता, ध्यान रखना। और दूसरी बात कि जो अपने पेड़ पौधे वगैरह हैं या अब जंगल पर निर्भरता है, उस निर्भरता को खत्म करने की कोशिश की गई थी कि अगर जंगल पर निर्भर तो जंगल काटेंगे, नुकसान करेंगे, तो इनको मत करने दो। साथ में जो वन्य जीव थे, जैसे कि आपके वो जानवर वगैरह है, तो जानवर वगैरह को भी संरक्षण प्रोवाइड करने की इन्होंने सोचा था। ये वन धन योजना थी, इन्होंने कहा था कि जो वन है वही हमारे धन है, इस तरह से। इसके अलावा वनिकी जो होता है हमारा, उसको पर्यावरण संबंधी पुरस्कार मिलते हैं, मतलब फॉरेस्ट और अपना पर्यावरण है, एनवायरनमेंट वगैरह है, इसके रिगार्डिंग क्या है बहुत सारे पुरस्कार दिए जाते हैं ना, और उनके अलग अलग नाम है राजस्थान में, तो आपको पता होना चाहिए कहाँ किसको दिया जाता है, किस तरह से। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट है जो हमारे लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो है पुरस्कार अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार। इसकी शुरुआत की गई थी 1994 में, ध्यान रखना 1994। अगर आपसे कोई पूछे कि स्टेट लेवल पे सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है वनिकी एवं पर्यावरण में, तो यही अवार्ड है, सबसे बड़ा अवार्ड है ये, सबसे बड़ा अवार्ड, इससे बड़ा कोई अवार्ड ही नहीं है, ठीक है। अब सुनो इसके उद्देश्य क्या थे। ये अवार्ड किस उद्देश्य से दिया जाता है, ये दिया जाता है वृक्षारोपण के उद्देश्य से, वन सुरक्षा और वन्य जीव की सुरक्षा, वनों की सुरक्षा हो, वन्य जीव की सुरक्षा हो, और अगर आपको पेड़ पौधे लगाने तो ये इसके मेन उद्देश्य हैं। इसी क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। अगर मान लो जैसे मैं हूँ, मैं बहुत सारे पेड़ पौधे लगा रहा हूँ, ठीक है, वनों की सुरक्षा के लिए काम कर रहा हूँ, और साथ में वन्य जीव जो हैं, वन्य जीवों को मैं बहुत तरीके से बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारे अगर मैं काम कर रहा हूँ तो ये देख करके सरकार खुश होकर ये पुरस्कार मुझे दे देगी, क्यों, क्योंकि ये सारे मैं काम कर रहा हूँ। समझ गए आप। तो ये 1994 से स्टार्ट हुआ था। देखो अब बात करते हैं इस पुरस्कार की स्तर की। इसमें क्या 3 स्तर पे दिया जाता है, अलग अलग 3 स्तर है। पहला तो वन संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण, और आपके है वन्य जीव एवं वन संरक्षण, 3 अलग अलग हो गई। तो मान लो अगर आप वन संरक्षण में आपको दिया जा रहा है तो आपको व्यक्तिगत पुरस्कार मिलेगा, और ये व्यक्तिगत पुरस्कार होगा आपको 50,000 रुपये का। कितनी आपको राशि कितनी मिलेगी, 50,000 रुपये मिलेंगे। वन्य जीव संरक्षण की अगर मैं बात कर रहा हूँ, दोनों में फर्क है। देखो यहाँ मैं बात कर रहा हूँ वन की,
यहाँ हम वन की बात कर रहे हैं और यहाँ वन्य जीव की बात कर रहे हैं, है ना, जानवरों की बात कर रहे हैं। तो वहाँ पर भी आपको 50,000 का मिलेगा, लेकिन ये 50,000 का जो है ये व्यक्तिगत है। क्या है? व्यक्तिगत है। अब देखो, अगर आपको बोले कि वन्य जीव एवं वन संरक्षण यानी दोनों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हम लोग, तो हमको मिल सकता है ये। क्यों? क्योंकि हम एक संस्थान है, संस्थान मतलब जिसमें बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, आप ऑलरेडी जानते हैं। तो वहाँ मिलता है आपको 1 लाख रुपये। कितने मिलते हैं? 1 लाख रुपये। अब देखो 2018 का डेटा है अपने पास में। 2018 का डेटा, 2018 में किसको मिला था? ओम सिंह राजावत को मिला था। ये ओम सिंह राजावत को, किसको? ओम सिंह राजावत को। और जानवरों को बचाने के लिए वन्य जीव संरक्षण की सतनाम को मिला था। और अगर हम बात करें जैसे कि संस्था कौन सी थी जिनको मिला हो, तो वंडर सीमेंट जो कंपनी है, वंडर सीमेंट है आर के नगर जो चित्तौड़गढ़ में, आपको पता होगा वंडर सीमेंट का प्लांट है चित्तौड़गढ़ में, इसको मिला था 18 में। ठीक है। एक और है फिर बाद में वन सुरक्षा एवं प्रबंधन समिति उदयपुर को मिला था, और मानव सेवा संस्थान हनुमानगढ़, इनको मिला हुआ है। तो अगर नाम याद रख सकते हो तो नाम याद रख लेना, बाकी ओम सिंह राजावत और सतनाम याद रखना आप तो। चलो अब बात करते हैं वन की पंडित पुरस्कार के बारे में। देखो अब यहाँ पर ये देखना आपसे क्या होता है, वृक्षारोपण एवं वनकी से रिलेटेड क्या है संबंध, संस्थान या व्यक्तिगत पुरस्कार के अगर बारे में बात करें तो ये आपको पुरस्कार दिया जाता है, चाहे संस्था हो चाहे व्यक्तिगत हो, उसमें भी ये दिया जाता है। एक वृक्ष मित्र पुरस्कार जो इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। इसे केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाता है वृक्षारोपण एवं प्रतिभूमि के विकास के लिए। कितनी राशि दी जाती है? 2,50,000, मतलब आपको 2.5 लाख रुपए मिलते हैं। समझ रहे हो? आपको इसमें 2.5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। तो कितना बड़ा पुरस्कार है वैसे इनाम के हिसाब से अगर देखें तो इसमें 2.5 लाख रुपए दिए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें 2.5 लाख रुपए का आपको पुरस्कार मिलता है। नेक्स्ट है आपका राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार। तो राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है ये, इसकी शुरुआत हुई 2012 में और ये लगभग 5 जून के आसपास इसकी शुरुआत हुई थी। ये भी 3 स्तरीय, ये संस्थान को भी मिलता है, व्यक्तिगत भी मिलता है और नगरीय भी मिलता है। संस्थान को मिलता है 5 लाख रुपए और एक रजत कमल मिलता है, और व्यक्ति को भी मिलते हैं 2 लाख रुपए और रजत कमल मिलेगा। जबकि नगरीय निकाय में क्या होता है कि यहाँ पे अपने हिसाब से ये वितरित कर देते हैं। ठीक है। एक मिलता है कैलाश सांकला वन्य जीव पुरस्कार, इसमें 50,000 रुपये मिलते हैं और वन्य जीव सुरक्षा हेतु ये दिया जाता है, वनों की सुरक्षा के लिए। एक है आपका वन पालक पुरस्कार। वन पालक पुरस्कार में क्या होता है, जब जब क्या होता है, जब सुरक्षा की बात की जाएगी, और सुरक्षा में क्या कहा जाएगा कि ये कहा जाएगा कि विभागों के बारे में बात की जाएगी, विभागों के बारे में बात की जाएगी। जैसे कि आपको कोई वन विभाग है, वन विभाग में कोई कार्य करने वाले अधिकारी हैं, वन संचालक हैं, कर्मचारी हैं, उन सभी के बारे में। ठीक है ना, तो वन पालक पुरस्कार भी दिया जाता है। ठीक है, मतलब कि आप कुल मिला के समझ सकते हो कि ये काम करने वालों को ही मिलता है जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं। ठीक है। देखो फिर है वनस्पति वन्यजीव संरक्षण संबंधी कानून। तो आपको क्या करना है, एक कानूनों की क्या है ईयर याद रखने, कब कौन सा कानून आया था। जब वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 72 में आया, बाघ संरक्षण कब आया, 73 में आया, है ना, मगरमच्छ वगैरह को बचाने के लिए क्रोकोडाइल जो अधिनियम है 75 में आया, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 80 में आया, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 86 में आया, हाथी संरक्षण 92 में आया, जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002 में आया था, डॉल्फिन संरक्षण 2009 में आया था। और आप ये याद रखना डॉल्फिन को जो है 2010 में राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा राजस्थान में राज्य जैव विविधता बोर्ड कब बना था? 14 सितंबर 2010 को बना था। और ऊंट एवं गोडावन संरक्षण जो अधिनियम है 2014 में आया था। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं। इसके अलावा प्रमुख वन एवं पर्यावरण दिवस हैं, ये आप याद रखना चाहो तो याद रख लेना, कम पूछे जाते हैं लेकिन अगर याद रख सकते हो तो रख लेना। ठीक है ना, जैसे थीम है, थीम क्या थी, ये डेटा भी आपको मिल जाएगा। अगर याद रखना चाहो तो रख सकते हो, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन हाँ इतना जरूर इंपॉर्टेंट है। वनों से संबंधित अगर संस्थान पूछा है तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दो ही बता रहा हूँ, ये दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक तो है काजरी, CAZRI, इसको काजरी बोला जाता है, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। 1952 में क्या हुआ था, इसको स्थापना हुई थी 1952 में। कहाँ हुई थी? ये हुई थी जोधपुर में। कहाँ हुई थी? जोधपुर में। तो अगर आपसे जगह पूछ ले तो जगह भी याद रखना ये है कहाँ पे, क्योंकि एग्जाम में से पूछा काजरी जो है ये काजरी कहाँ पर है, तो 1952 में है ना। 1952 में 59 में इसको वापस से इसको रीस्टेब्लिश किया गया था। ईयर में थोड़ा सा देख लेना आप बुक्स वगैरह में क्या देते हैं, बाकी ईयर में थोड़ा सा इसमें दिक्कत हो जाती है। एक है आफरी, AFRI यानी एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, कहाँ पर है? ये भी जोधपुर में। यानी कादरी और आफरी दोनों ही है, लेकिन आफरी का क्या चक्कर है कि 1998 में बना था ये। अगर हम बात करें राजस्थान के प्रमुख बायोलॉजिकल पार्क की तो ये सज्जनगढ़ में है, उदयपुर सबसे पहले जो बना था अपना बायोलॉजिकल पार्क वो ये है। फिर है माचिया सफारी, वो जोधपुर में है। इसके अलावा नाहरगढ़ है जो कि सबसे पहले इसकी घोषणा की गई लेकिन बना बाद में है। इसके अलावा एक है अभेड़ा, वो कहाँ है? कोटा। एक है मरुदरा जो कहाँ है? आपके प्रस्तावित है।
मतलब 5 हैं, बने कितने हैं? 4। एक चल रहा है, अभी काम चल रहा है इसका, ठीक है ना, बड़ोदरा बीकानेर। राजस्थान के प्रमुख पार्क की बात करें तो प्रकृति नेचर पार्क है चूरू में, कैक्टस गार्डन है कुलधरा जैसलमेर में, बटरफ्लाई वैली एवं बटरफ्लाई वैली की जो हम बात करते हैं ना, तो ये कहाँ पर है? जयपुर में। आपको पता हो स्मृति वन, काफ़ी लोग गए होंगे, है ना, बोगनवेलिया पार्क, है ना, तो बोगनवेलिया पार्क एक है, अगर सिर्फ बोगनवेलिया पार्क बोले तो बोगनवेलिया पार्क कहाँ है? उदयपुर में है, ठीक है। और एक है जैव विविधता पार्क, ये है आपके गमदर में, कहाँ है? उदयपुर में। और मंकी वैली ऑफ राजस्थान बोले तो गलता जी, गलता जी जरूर जाना, अच्छी जगह गलता जी है ना, जयपुर में गलता जी मंकी वैली बोलते हैं। यहाँ पे एक सरोवर भी है, आप नहा के आना, कुंड है ना, यहाँ पे नहा के आ सकते हो आप। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब कर सकते हैं अपने चैनल को आगे के वीडियोज़ के लिए, और वीडियो कैसा लगा है आप बता सकते हैं कमेंट के थ्रू। अब आपको नेक्स्ट वीडियो मिलने वाला है, जिस नेक्स्ट वीडियो हम किसके बारे में बात करेंगे? हम बात करेंगे क्वेश्चंस के बारे में। आपके जो सजेशंस है वो मुझे बताना, क्योंकि वीडियो जो है, वीडियो लॉन्ग बनाने चाहिए नहीं बनाने चाहिए, आप मुझे बताना, क्योंकि तो कुछ बच्चों के मेरे पास मैसेज आएंगे, सर लॉन्ग वीडियो बनाओ। तो आप देखो, किसी एक बच्चे के हिसाब से चैनल नहीं चल सकता, ये बच्चों के हिसाब से कैसे चलेगा कि बहुत सारे कमेंट आएंगे, और बहुत सारे लोग अगर चाहते हैं तो ही हम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग जैसा भी आप बता देना। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, खुश रहिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।